हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामसर ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर के मैदान के विषय में, जिसे सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के विषय में व पूर्वी तटीय मैदान के विषय में। ये टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे उत्तर का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 3200 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी अधिकतम चौड़ाई की बात करें तो लगभग इसका अधिकतम चौड़ाई वाला क्षेत्र 300 किलोमीटर के आसपास व कम से कम चौड़ाई का क्षेत्र 150 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। इस मैदान का निर्माण, तो सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है या उत्तर का मैदान, इसका निर्माण हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। ये मैदान टेथिस भूसन्नति का ही विस्तारित क्षेत्र है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, इस मैदान को बात करें पश्चिम में अंबाला के पास दो भागों में बांट दिया गया है। इसके उत्तर की बात करें या इसके उत्तर पश्चिम की बात करें, पश्चिम उत्तर की बात करें, तो यहाँ की जो नदियां हैं वे सब की सब कहाँ जाती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। जबकि इसके पूर्वी भाग की बात करें तो जितनी भी नदियां हैं वो सब के सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु तटीय क्षेत्र व गंगा एवं जमुना के क्षेत्र को कौन पृथक करता है? तो आपने देखा अंबाला के पास की उच्च भूमि इसे पृथक करती है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके आपसे हैं पिछली क्लास में कि कौन सी पर्वत श्रेणी सिंधु व गंगा के मैदान को पृथक करती है, तो आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु व गंगा के मैदान को पृथक करती है। अब हम बात कर लेते हैं आगे यहीं पर, चूंकि यहाँ से कई प्रश्न आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यह क्षेत्र, जो आपका उत्तर का मैदान है, ये क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है तथा यहाँ पर सबसे घनी आबादी निवास करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक सघन बस्ती पाई जाती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ या काप मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, ये है सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। हम बात करें इसके धरातली विस्तार की, जहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर इसके धरातली विस्तार की बात करें तो इसको हम चार भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो भावर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश व खादर प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भावर प्रदेश की। भावर प्रदेश की हम बात करें तो ये क्षेत्र शिवालिक, जो पर्वतमाला हिमालय की शिवालिक की तलहटी से सिंधु व तीस्ता के मध्य विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? तो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य तक इसका विस्तार है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि वो भावर प्रदेश है। भावर प्रदेश में अक्सर नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती हैं। हम फिर बात करते हैं आगे तराई प्रदेश की।
तो यह प्रदेश भावर प्रदेश के नीचे का क्षेत्र है। जो भावर प्रदेश का नीचे का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तराई प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में नदियां पुनः अपने स्वरूप में आ जाती हैं या धरातल पर आ जाती हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश मात्रा में दलदल पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में दलदल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में दलदल जो होती हैं वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ध्यान देने योग्य बात है, घने वन व जैव विविधता का विशाल भंडार भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बांगर की। तो जो बांगर प्रदेश होता है ये मैदान का वह भाग है, बांगर मैदान का वह भाग है जिसमें बाढ़ का पानी या फ्लड्स का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। हम फिर बात करते हैं खादर की। खादर भूमि का वह क्षेत्र है या मिट्टी का वह क्षेत्र है जो कि बाढ़ के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग खादर कहते हैं। खादर प्रदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? कछारी प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कछारी प्रदेश किसे कहते हैं, तो जो खादर प्रदेश है इसी को कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। जैसे गंगा यमुना का डेल्टा का जो क्षेत्र है यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर में ध्यान दीजिएगा ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है, जबकि खादर सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी होती है। अब हम बात करते हैं सप्त सिंधु प्रदेश की। तो सप्त सिंधु प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सप्त सिंधु प्रदेश है ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आर्यों ने अपनी बस्तियां बनाई। आर्य जो कि आप जानते हैं जिनके आगमन के विषय में विद्वानों में अलग अलग मतभेद दिखाई देते हैं। जिनका आगमन से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि आर्य जो हैं वह खैबर दर्रे से होकर भारत आए और कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जो सिंधु नदियां हैं उसके आसपास के क्षेत्र की नदियों के मैदान में ये लोग आकर सबसे पहले बसे। अब हम बात करते हैं यहीं पे जहां से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अधिक हैं, तो वह कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे पंच दोआब की। पंच दोआब, दोआब क्या होता है? दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जो दो नदियों के बीच के क्षेत्र क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे पंच दोआब मतलब 5 दोआब कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो पंच दोआब में हम पहले दोआब की बात करें तो यह सिंधु व सतलज के बीच के जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें सिंधु व झेलम का क्षेत्र। पंच दोआब में पहला दोआब किसके बीच में है? तो सिंधु व झेलम के बीच में विस्तृत है, जिसे क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब कहते हैं। दूसरे की हम बात कर लें, झेलम व चेनाब नदियों के जो बीच का मैदानी क्षेत्र है इसे चाच दोआब कहते हैं। चेनाब व रावी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है इसे रजना दोआब कहते हैं। रावी और व्यास नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे बारी दोआब कहते हैं। तथा व्यास व सतलज नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे विष्ट दोआब कहते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखने की आवश्यकता है इन पंच दोआब को। अब हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के विषय में। तो पश्चिमी तटीय मैदान जिसके विषय हम जानेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान के विस्तार की अगर बात करें तो ये कच्छ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है? कन्याकुमारी तक विस्तृत है। आपने क्या देखा कि पश्चिमी तट का विस्तार उत्तर में कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जो कि पश्चिमी तटीय पर्वतमाला व सागरी तटीय क्षेत्र के बीच में स्थित है। जो सागर का तटीय क्षेत्र है वह पश्चिमी पर्वतमाला है, इसके मध्य में विस्तृत है। इस मैदान को
कई भागों में विभक्त किया गया है। तो हम बात करें यहाँ पर कच्छ से जो गुजरात वाला ये क्षेत्र है, कह सकते हैं ताप्ती के मुहाने का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट कहा गया है। जबकि ताप्ती मुहाने से लेकर गोवा के बीच का जो तट है, इसे कोंकण तट कहते हैं। गोवा से मैंगलोर के बीच के तट को केनरा तट या कन्नड़ तट भी कहा जाता है। मैंगलोर से कन्याकुमारी या केप ऑफ केमोरिन के बीच के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगर हम इसके पूर्वी तटीय क्षेत्रों की एक बार बात कर लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में केप ऑफ केमोरिन से कोरोमंडल के बीच के क्षेत्र क्या कहते हैं, आपके कृष्णा डेल्टा के बीच के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा से गोदावरी डेल्टा के बीच के क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहते हैं। जबकि गोदावरी से महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्कल तट या कलिंग तट, जिसे उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। उत्तरी सरकार को हम रायलसीमा व काकीनाडा तट के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं इसके महानदी के जो उत्तर का क्षेत्र है बंगाल वाला, इसे बंग तट या वैगा तट भी कहते हैं। हम बात कर रहे थे, सबसे पहले देख ले यहाँ पर, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार परीक्षा में आपके प्रश्न डायरेक्ट आते हैं और कई बच्चे गलत आंसर कर देते हैं, इसलिए आपको इस मैप को ध्यान से देखने की आवश्यकता है और शायद ही एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। तो पश्चिमी तटीय मैदान की जो विशेषताएं हैं इनके विषय में देखते हैं। तो इस क्षेत्र में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इसमें लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। याद रखने वाले सभी पॉइंट हैं एग्जाम के लिए। ये वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहाँ ध्यान देना आपको क्या है कि इसमें जो 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है वह अरब सागर की, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से होती है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं, इसमें जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चूंकि यहाँ पर वर्षा की अधिकता है या अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो इसमें जो यहाँ की मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। चूंकि जो पोषक तत्व हैं वह वर्षा के पानी के साथ या बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता की। तो पूर्वी तटीय मैदान में इसका विस्तार महानदी से लेकर कन्याकुमारी या केप ऑफ केमोरिन के बीच देखने को मिलता है, जिसके विषय में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें भी कई तट आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम देख सकते हैं कि जो पूर्वी तट है ये काफ़ी विस्तृत तट है। इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है ये काफ़ी चौड़ा क्षेत्र है, जबकि उत्तरी क्षेत्र सकरा है। पश्चिमी तट की अपेक्षा इसका विस्तार अधिक है। अब हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अगर वर्षा की मात्रा देखें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर वन कैसे पाए जाएंगे, तो यहाँ पर मानसूनी व पतझड़ वन पाए जाते हैं। दो चीज़ें आपको मिली कि कैसे वन मिलते हैं, तो मानसूनी या पतझड़ वन मिलते हैं। वर्षा कितनी होती लगभग है, तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसी क्षेत्र में बात करें तो जो आपका कावेरी बेसिन है, कावेरी गोदावरी बेसिन, यहाँ पर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के भंडार पाए जाते हैं। हम यदि बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉम्बे हाई व गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। यदि यहाँ पर बात करें हम इनके विस्तार की, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक बड़ा है या पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है।
तो ध्यान दीजिए, पश्चिमी तटीय जो आपका मैदान है इसका विस्तार अधिक है। ये लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान आपका है ये लगभग 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ से कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं और सर्वाधिक मात्रा में जो प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं वो आए हुए हैं आपके तटों से ले, जिसमें आपको इन तटों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप एक दो बार अगर देखेंगे अच्छे से तो बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर पंचदो आपको याद रखेंगे, वह भांवर तथा तराई जो क्षेत्र है या बांगरिया खादर का क्षेत्र कौन सा है, इसकी विशेषता क्या है, इनको आपको याद रखने की ही आवश्यकता है, जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।